हाँ, तो हम लोग ये पढ़ रहे थे, इसमें पढ़ लिए थे हम लोग वनों का विस्तार तक। वन कैसे उगता है? तो नया पुराना पेड़ हमेशा उगता रहता है। नया पेड़ क्या हो कैसे उगता है? तो बीज उसका नीचे गिरता है, अब बीज जब गिरता है नीचे तो फिर वही जम जाता है। अब वही जम के अब ऐसे ही धीरे 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 बहुत सारा पेड़ जम जाता है, जिसके कारण देखो ये छोटा छोटा बीज है, गिरा है नीचे, धीरे धीरे छोटा छोटा पौधा बना। ये अब काटा नहीं जाएगा, धांगा नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा बड़ा बन जाएगा ना सब है। तो इसी तरह से जंगल बढ़ता जाता है। अब आता है वनों का प्रकार। वन बहुत प्रकार का पाया, 3 प्रकार का पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण वन और अल्पाइन वन। मतलब क्या हुआ? जैसे कोई कोई वन जो होता है बहुत घना रहता है, और कोई कोई वन कम घना रहता है, और कोई कोई वन साफा घना नहीं रहता है। तो ऐसे ही वन जो होता है कितने प्रकार का पाया जाता है? 3 प्रकार का। उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण और अल्पाइन। उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण और अल्पाइन। उष्ण कटिबंधीय वन क्या है? उस कटिबंधीय वनों में ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, खूब ऊंचा ऊंचा वृक्ष पाया जाता है। इनमें कई क्षेत्रों में नीचे तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। इतना क्षेत्र होता है कि नीचे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, इतना बड़ा बड़ा सा पेड़ होता है, जिसके कारण इन वृक्षों के नीचे झाड़ियां और छोटे वृक्ष बहुत कम पाए जाते हैं। और जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा वहां पेड़ नहीं उगेगा नया नया। अब तो ये इतना बड़ा बड़ा सब वृक्ष पाया जाता है उसमें कि धरती पर किसका प्रकाश नहीं पहुंचता है? सूर्य का। और सूर्य का धरती का प्रकाश नहीं पहुंचा तो नया नया पेड़ वहां पे उगता नहीं है, खाली बड़ा बड़ा पेड़ उगता है। बुझा रहे ना? अगला आता है शीतोष्ण वन। इस वन में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिससे इन वन क्षेत्र में ताप कम होता है। इन वनों में करीब 1200 से ज्यादा पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती है। उससे थोड़ा सा छोटा छोटा वन है जिसको कहा जाता है शीतोष्ण वन। कौन सा वन कहा जाता है इसको? शीतोष्ण वन। कौन सा वन? शीतोष्ण वन। इसमें सूर्य की जो किरणें हैं ना वो तिरछी पड़ती हैं। कैसी पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं। कैसी पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं। और इन वनों में करीब 1200 से ज्यादा पेड़ों की प्रजातियां, मतलब 1200 टाइप के वन पाए जाते हैं। कितने वन पाए जाते हैं? 1200। सबसे लंबा लंबा वृक्ष पाया जाता है कहाँ? उष्ण कटिबंधीय में। किसमें? उष्ण कटिबंधीय में। समझ में आ रहा है ना? उससे छोटा छोटा पाया जाता है शीतोष्ण में। अब आता है अल्पाइन वन। अब पहाड़ा पे देखोगे ही घरवा से तो आपको दिखेगा कि खाली पेड़ दिख रहा होगा पहाड़ा पे तनी मनी, तो वो पेड़ होता है, सच में पेड़ होता है पहाड़ पे। अल्पाइन वन ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्ष कठिन परिस्थितियों में उगने के लिए अनुकूलित होते हैं। गोरिल्ला कौन सा पहाड़ है? गोरिल्ला पहाड़ है। गोरिल्ला गोरिल्ला क्या कहलाता है? गोरिल्ला पहाड़ पे जाओगे तो पहाड़वा देखोगे ना तो खाली पेड़ दिखेगा, वो घास से ढका हुआ दिखता है। बुझा रहा है ना? चाहे कोई भी तुम पहाड़ देखो ना, माउंटेन, गोरिल्ला, नहीं हो रहा। गोरिल्ला पहाड़, गोरिल्ला कहलाता है का जी? हाँ ये है। तो देखो ये पेड़ है कि नहीं है? बहुत सारा इसपे है ना, इसमें बहुत सारा पेड़ है ना। तो एकरे के कहा जाता है अल्पाइन वन। कौन सा वन कहा जाता है? अल्पाइन वन। ये पेड़ ऐसा है कि जल्दी मरता नहीं है पानी बिना। ये सब पेड़ ऐसा है कि जल्दी मरता नहीं है, जल्दी मरता नहीं है। या शंकर जी का पूजा हो रहा है, देखो ये सब जा रहा है ना आदमी, ये पेड़ के नीचे जाके बैठ सकता है, वहां पे पेड़ ये सब मरता नहीं है। तब वन हम लोग कितने प्रकार का देखे?
तीन प्रकार का, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और अल्पाइन। उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और अल्पाइन। अब आता है खाद्य श्रृंखला। आपको पता है खाद्य श्रृंखला क्या कहलाएगा, हम बता रहे हैं। खाद्य श्रृंखला, आपको पता है सब कुछ शेर के ऊपर भी सवा शेर होता है। मतलब अगर हम तुम लोगों को पीट रहे हैं तो हमको भी कोई पीटने वाला होगा, फिर उसको भी कोई पीटने वाला होगा, फिर उसको भी कोई पीटने वाला होगा। ऐसे ही अगर सर्कल बना हुआ होगा ना, ऐसे ही अब मान लो कि घास उगा, तो घास को कौन खा जाता है? बकरी। बकरी को कौन खा जाता है? शेर। बकरी को कौन खा जाता है? शेर। ऐसे ही घास, घास को कीट पतंग खाता है, छोटा छोटा कीट पतंग। कीट पतंग को मान लो तितली, तितली खा गई, चाहे चिड़िया खा गई, चाहे तितली खा गई। कौन खा गई? तितली। और तितली को खा गया मुर्गा, और मुर्गा को कौन खा गया? आदमी। खा गया ना। एक दूसरे को खा रहा है कि नहीं खा रहा है? ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है। तो ये श्रृंखला बना लेता है कि हम तुमको पीटेंगे, हम तुमको पीटेंगे। देखो बॉल पास करने वाला नहीं होता है कि ये तुम पास करो, ऐसे पास हो रहा है, समझ लो। सब कुछ एक चेन बन जाता है। इसी को कहा जाता है खाद्य श्रृंखला। क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला। जैसे देखो ये चिड़िया है, ये घास है, इसको कीड़ा खा गई। कौन खा गई? कीड़ा। कीड़ा को कौन खा गई? चिड़िया। और चिड़िया को कौन खा गया? सांप। और सांप को कौन खा गया? उल्लू। सांप को कौन खा गया? उल्लू। और जब ये मरा तो ये छाता बन गया है। मशरूम। मशरूम है, मशरूम एगो सड़ल गलल चीज से होता है। घास, घास को देखो ये खा गया फतिंगा, फतिंगा को खा गया चूहा, चूहा को कौन खा गया? सांप को बाज खा गया। कौन खा गया? और जब ये मरा, सड़ा, गला, तो ये बन गया मशरूम। मशरूम को कौन खा गया? आदमी। बुझा रहे ना? तो ऐसे ही एक श्रृंखला चलता रहता है। देखो प्रकृति में भोजन के चक्रीय प्रवाह को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। एक चक्र में भोजन क्या कर रहा है? घूम रहा है। एक चक्र में भोजन क्या कर रहा है? घूम रहा है। अर्थात जंतुओं द्वारा खाना और खाया जाना खाद्य श्रृंखला कहलाता है। जैसे घास को कीट खाता है, कीट को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है, सर्प को गरुड़ खाता है। गरुड़ के मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन होता है, सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है, जिसे पौधे पुनः सूखते हैं और भोजन बनाते हैं। यही तो होता है। आदमी को मरने के बाद दफना दिया जाता है, तो जला दिया जाता है। जलने के बाद क्या होता है, चाहे दफनाने के बाद क्या होता है, फिर से उसका शरीर गल जाता है, तड़ गल के फिर मिट्टी में मिल जाता है, फिर वहां पे घास सूख जाता है, फिर कीट पतंग खाएगा, कीट पतंग को मुर्गा खाएगा, मुर्गा को आदमी खाएगा, आदमी मरेगा, फिर सड़ेगा, गलेगा, फिर घास होगा, फिर घास पतंग को कीट पतंग खाएगा, कीट को मुर्गा खाएगा, मुर्गा को आदमी खाएगा, आदमी मरेगा, सड़ेगा, गलेगा, फिर खाए। बन रहा कि नहीं बन रहा? सही। तो इसी को क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। क्या कहा जाता है? फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। अनेक श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल कहते हैं। एक जाल बिछा हुआ है, इसीलिए देखोगे जल्दी जल्दी भोजन वोजन खत्म नहीं होता है। जैसे अब देखो, चलो साधारण भाषा में चला जाए, एक और खाद्य श्रृंखला देखो। जैसे सुअर खा रहा है ना आदमी, है नहीं खा रहा है? यहाँ पे लगता है बाजार, तो इसमें बहुत सारा बढ़िया बढ़िया आदमी खाता है। तो ऐसे देखो, अभी ये देखो, ये मकिया हुआ, मकिया को कौन खा गया? मूस। मूस को कौन खा गया? सांप को कौन खा गया? ऐसे ही देखो, ये बेचारा जेबरा है, ये खा गया इसको, घास को खा गया ये, इसको कौन खा गया? ये शेर। और नहीं तो अब देखो, अब ये जब मरेगा ये सब, तो इसको कौन खाएगा? गिद्ध। कौन खाएगा? गिद्ध। और गिद्ध जब मरेगा तो क्या बन जाएगा? सड़ेगा, गलेगा, फिर से क्या बनेगा? वो बुझा रहा है? एक तरह से क्या बना हुआ है? एक जाल बना हुआ है ना। इसी को कहा जाता है खाद्य जाल। क्या कहा जाता है? बुझा रहा है ना? नेक्स्ट, ह्यूमस। जब कुछ सड़ गल जाता है
तो करिया हो जाता है। उसी करिया होने के बाद उसको मिट्टी में डालोगे ना, जैसे घूर डाला जाता है मिट्टी में ले जाके। घूर समझते हो क्या होता है? गोबर ओबर सड़ता है तो घूर बनता है। गोबर ओबर सड़ता है तो क्या बनता है? तो ये जब सड़ेगा गलेगा, एक के लेकर मिट्टी में डाल दोगे तो इसी चीज को कहा जाता है ह्यूमस। आजकल ये सब सड़ने गलने वाला चीज कम हो गया है, तो इसीलिए ज्यादातर खाद डाला जाता है। क्या डाला जाता है? यूरिया का खाद आता है ना, डाई आता है, खाद। पहले क्या होता था ना, सबके घर भैंस रहती थी, भैंसिया गोबर करती थी, तो कुछ गोबरवा पाथा जाता था और कुछ गोबरवा पाथने लायक नहीं रहता था, तो उसको एक जगह जमा कर दिया जाता था। अब ओकरा में जानते हो क्या हो जाता था? उसमें चारा लग जाता था, चारा, कीड़ा। आ कीड़वा ओकरा सड़ा गला के एकदम घूर बना देता था पूरा इस तरह से, ऐसा। फिर ओकरा के ट्रैक्टर पर लाद के ले जाके खेत उत में डाल देता था आदमी। आ खेत उत में डालने के बाद ये तो ना बढ़िया धान होता था कि कुछ पूछना ही नहीं है। उहे चीजवा को कहा जाता है ह्यूमस। क्या कहा जाता है? आप देखे होंगे पतई उतई गिरता है ना, पतैया लेके सड़ा गला दिया जाता है। वन में पेड़ों की छाल, पत्तियां, छोटी टहनियां आदि गिरकर वन की फर्श पर सड़ती रहती हैं। अनेक छोटे कीड़े सूक्ष्मजीव उन्हें खाते हैं और गहरे काले रंग में बदल देते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है। बुझा गया ह्यूमस क्या कहा जाता है? बोलो। अब आता है, इसको खाता कौन है? कीड़ा खाता होगा, देखो केचुआ, और नहीं तो ऐसा सड़ल गलल चीज पर मशरूम होता है। मशरूम जो होता है वो सड़े गले चीजों पर होता है, पूरा वरा सड़ेगा वहीं पर जम जाएगा। ये करे हम लोग जो भोजन बना बना के खाते हैं ना बढ़िया से, इस कहाँ बनता है? सड़ल गलल चीज में बनता है। बुझा रहा है? वे सूक्ष्म जीव जो पत्तियों, छालों आदि का अपघटन करते हैं अपघटक कहलाते हैं। अगर ये सब ना रहे, अरे घर में चूहा भी मर जाए, में कीड़ा पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो यह चीज को कहा जाता है अपघटक। क्या कहा जाएगा? डिकम्पोजर। क्या कहा जाता है? डिकम्पोजर। अमरूद खाए हो कभी? पाकल अमरूद खाए हो? उसमें कुछ निकलता है उजर उजर पिलुआ, आराम से आदमी खा जाता है, वो लोगों में हड्डी नहीं होता है, बुझेबो नहीं करता है। जिस दिन देख लोगे पिलुआ, अमरूद खाने के लिए छोड़ दोगे तुम। इसलिए कच्चा अमरूद आदमी ज्यादा खाता है, कच्चा अमरूद में नहीं रहता है। लेकिन पाकल अमरूद एकदम रहेगा गुल्लू गुल्लू, ओकरा में पक्का होगा कि क्या होगा? पिलुआ होगा। क्या होगा? एकदम बढ़िया अमरूदवा रहेगा, ऊपर में एकदम बढ़िया। तू देखी है पिलुआ? है? हाँ, तू तो देखी भी होगी। एक बाल्टी जो पूरी खा जाता है वो पिलुआ का तो देख भी। हाँ, देखने में एकदम तनको सड़ल गलल नहीं दिखेगा बाहर से, लेकिन अंदर में क्या रहता है? पिलुआ रहता है। क्या रहता है? इसी चीज को कहा जाता है अपघटक। जैसे घोंघा है, देखो ककरोच, ये कीड़ा मकोड़ा, ये सब जो है क्या है? यही सब बड़ी काम का चीज है। कान में घुस गया तो तुमको मुंह आइए देगा ही। लेकिन अगर ये ना रहे तो सब्जी उब्जी फेंक दिया जाता है ना, तो सड़ाएगा गलाएगा के? ये लोग तो है जो लोग को सड़ा गला के क्या करता है? ये सब खत्म करता है। अगर ये खत्म हो जाएगा ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतना गंदगी फैल जाएगा चारों तरफ कि बर्बाद हो जाएगा सब कुछ, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। बुझा रहा है ना? तो वे सूक्ष्म जीव जो पत्तियों, छालों आदि का अपघटन करते हैं अपघटक कहलाते हैं। अपघटकों की क्रिया से वन की मिट्टी नरम हो जाती है। अपघटक वन भूमि पर उगने वाले पौधों के लिए पोषण की लगातार पूर्ति करते हैं। अब आता है गैसीय संतुलन। हम लोग कौन सा गैस खींचते हैं? ऑक्सीजन। कौन सा गैस छोड़ते हैं? तो इसके कारण यहां पे सारा गैस अवेलेबल रहता है। जैसे CO2 जाता है, ऑक्सीजन यहां पे CO2 निकल रहा है, CO2 पेड़ पौधों को खींच लेते हैं, फिर ये क्या देते हैं? O2 देते हैं। पेड़ पौधा CO2 खींचता है, क्या देता है? O2। हम लोग O2 खींचते हैं, क्या देते हैं? इसलिए ना O2 खत्म होता है ना, लेकिन पेड़ पौधा अगर सब खत्म हो जाएगा तो क्या खत्म हो जाएगा? O2 यानी कि ऑक्सीजन। क्या खत्म हो जाएगा? वन में CO2 और O2 का संतुलन बना रहता है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय O2 मुक्त करते हैं और मनुष्य शोषण के समय O2 का उपयोग तथा CO2 मुक्त करते हैं, जिससे संतुलन क्या रहता है?
कायम रहता है, संतुलन बना रहता है। अब आता है वन संरक्षण। वनों को बचाना जरूरी है कि नहीं है? बहुत जरूरी है। वन अगर ना बचा तो आदमी भी खत्म, वन खत्म तो आदमी भी खत्म। वन जीव के आधार है, वन जीवन के आधार है। जीवन जो है वन के कारण ही है। पृथ्वी को बचाने के लिए वनों को बचाना जरूरी है। यह प्रकृति के सर्वोत्तम उपहार है। वनों को बचाने के लिए हमारे देश के विभिन्न भागों, जैसे उत्तराखंड में चलाया गया चिपको आंदोलन, कर्नाटक में चलाया गया एपिको आंदोलन, प्रमुख जन आंदोलन है। देखो चिपको आंदोलन चला था, पेड़वा कोई काट रहा था ना तो जाकर आदमी ऐसे पेड़वा को पकड़ लेता था। अब तो बोलता था कि अगर आपको आरा चलाना है, आरा से चाहे मशीन से ढाहना है, हमको पहले मुआइए और तब पेड़ के पास पहुंचिए। अब पेड़ है पेड़वे के धैले हैं इसे। वो इतना बदमाश था ठेकेदार, कितना पेड़ को काट दिया आदमी सहित। आदमी से पकड़ लेता ओकरा के काट दिया, आदमियों ही में कटा गया, ढेर लोग मर गया। लेकिन बाद में सरकार इसको रोका कि नहीं नहीं गलती है, आदमी को काहे मुआ रहे हैं। वो लोग पेड़वे काटने नहीं दे रहा था। तो इसी को कहा जाता है कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। उसमें जाके पेड़वे से चिपक जाता था। उसी में थी अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार निकला। अमृता देवी एगो जो थी वो भी जाकर अभियान चलाई, जाके चिपक गई सब पेड़ से। वो गांव में करीब 112 गो औरत को मुआ दिया, पेड़ के साथ थे, काट दिया उन लोगों को। फिर भी ये लोग नहीं हटी कि ना हम लोग ना हटेंगे। तब एगो पुरस्कार बनाया गया अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, तो वो अभी भी उसके नाम पे मिलता है। तो इसी को कहा जाता है वन संरक्षण। वन वगैरह बचाना चाहिए। वन वगैरह नहीं बचेगा तो पृथ्वी क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा। वन में आग लगता है। वन में आग कैसे लगता है? देखो, जग उग में सुने होंगे कि सलाई से आग नहीं उगाया जाता है। सलाई से आग नहीं उगाया जाता है, लकड़ियों गोड़ा रगड़ करके उगाया जाता है। वन में टहनी जब सूख जाता है ना तो एक के एक में से टकराता है। आप हाथों ऐसे करोगे ना, हाथवा ऐसे ऐसे, तो गर्म होगा। ये देख लो, जल्दी करो, हो रहा है गर्म ना। हाथ भी ऐसे करने पर क्या होता है? गर्म होता है। ऐसे ही अगर लकड़ी को ऐसे करोगे तो गर्म होता है। क्या होता है? अब ये इतना ना गर्म होता है, इतना ना गर्म होता है, इतना ना गर्म होता है कि क्या लग जाता है? गर्मी के दिन चारों तरफ सुखाइल पतई, तनको चिंगारी मिला, पूरा तरह से आग फैल गया और इस तरह से भयानक आग लग जाता है। बुझा रहा है ना? तो ये सब जंगल में आग लगता है और बहुत सारा नहस तहस हो जाता है। ये हमेशा लगता है गर्मी के दिनों में। गेहूं के दिन में देखे होंगे आग लग जाता है ना। गेहूं कितना कितना एकड़ के एकड़ गेहूं जल जाता है, सब पूरा सीमाने जल जाता है। हमारा गाँव में एगो आदमी था, बुढ़ा मर गया। वो क्या किया कि महुआ रोप ले था। महुआ, ओकरा खेतवा के अगवा एगो महुआ था। महुआ बीनने के लिए क्या किया कि अगल बगल के पेड़वा के पतैया बटोर के और सोचा कि सलाई बार दे, और सलाई बारे में मारा के पूरा सिवाने जला दिया। जैसे सलाई बारा तो पूरा गेहूं में जाके उड़ के आंधी आ गया। आंधी तनको एकदम सुखाइल गेहूं था, और जाके मारा, एगो लुत्ती गिरा खाली गेहूं में। गेहूं यहाँ से वहां तक पूरा पूर्व के सिवाने साफ, पूरा साफ हो गया एकदम, एको चीज नहीं बचा। 2 घंटा में सब जल गया। तो ऐसे ही जंगल में आग लगता है। पूछा रहे ना, कुछ आग लगता है उस कारण से, और नहीं तो देखो क्या लगता है। कुछ लोग महुआ, और देखो ये क्या आ गया, महुआ और साल के बीज इकट्ठा करने वाले लोगों की लापरवाही से लगता है। क्योंकि जाके बटोरते हैं, बटोर के सब सोचते हैं कि जला देंगे, रखे महुआ बीनने में आराम पड़ेगा। उजराने में पूरा टोपरे के टोपरा गेहूं के गेहूं, और खेत के खेत, जंगल के जंगल सब क्या कर देते हैं? जला देते हैं। तो प्रत्येक वर्ष विश्व के विभिन्न भागों में क्या लगता है? आग लगता है, जो देवी का रूप धारण कर लेता है। झारखंड में प्रायः मार्च अप्रैल के महीनों में आग लगता है। झारखंड राज्य में शुष्क पर्वतीय वन अधिक पाए जाते हैं। इन वनों में आम और महुआ के वृक्ष प्रमुख हैं। महुआ और साल के बीज इकट्ठा करने वाले लोगों की लापरवाही से प्रायः क्या लगता है? आग लगता है। पर्यटन के कारण भी कभी कभी आग पर्यटकों के लापरवाही से भी लग जाता है। बुझा रहे ना? तो ये सब था हमारा पाठ। अब हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर। इसमें सत्य और असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। बताइएगा कौन सत्य है कौन असत्य है।
वर्षा जल का चरम स्रोत है। मतलब क्या है कि सही है कि गलती है? मतलब चरम का मतलब होता है अंतिम जो स्रोत है वो वर्षा है। ये बात तो सही है, वर्षा से ही सब कुछ आता है, तो ये बिल्कुल कथन क्या है? सत्य है। नदियों में जल, नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है। क्या नदी के जल से ही खाली खेत सिंचाई होता है? जमीन के जल से भी, वर्षा के जल से भी। तो एकमात्र कह रहा है, एकमात्र तो नहीं है, साधन है, लेकिन खाली वही साधन है। अरे हम लोग रोटी खाते हैं, लेकिन खाली हम लोग रोटी खाते हैं क्या? खाली हम लोग रोटी के साथ सब्जी खाते हैं, चूरा खा लेंगे, भात खा लेंगे, मकिया खा लेंगे, गौड़ी किशमिश खा लेंगे ना, मुर्गा खा लेंगे, एक बाल्टी पूरी खा लेंगे। तो ये क्या है आपका? गलत है ना? बुझा रहा है? जल की कमी की समस्या का सामना करने वाले केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं। क्या खाली गांव के आदमी जल से जूझता रहता है? शहर के आदमी नहीं, जल, उस लोग का जल का एकदम पूरा भंडार रहता है। कह रहा है कि खाली गांव के आदमी जल से परेशान रहता है, पानी उन लोग को नहीं मिलता। खाली गांव में तो ज्यादा पानी मिलता है, उन लोगों के पास तालाब है, शहर में ज्यादा किल्लत है। तो ये गलती कह रहा है ना? तो गलत है। बुझा गया है? नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। भौम जल प्राप्त करने के लिए, भौम जल मतलब बताओ? जमीन का जल ना। भौम जल मतलब जमीन का जल प्राप्त करने के लिए हमें खाली स्थान तथा खाली स्थान का उपयोग। तो बताओ, जमीन से पानी प्राप्त करने के लिए हमें या तो कुआं का प्रयोग करना होगा, और नहीं तो तालाब का ना, कल का, चापाकल या चापाकल का प्रयोग करना होगा। जल की 3 अवस्थाएं हैं, कौन कौन? ठोस, द्रव और, हम बस समझा चुके हैं सब। भूमि की जल धारण करने वाली परत खाली स्थान कहलाती है। भूमि की जल धारण करने वाली परत क्या कहलाती है? छोड़ दो अभी। वन से हमें खाली स्थान और खाली स्थान का लाभ होता है। तो वन से हमें क्या क्या मिलता है बताओ? फल मिलता है, लकड़ी मिलता है, और एक और चीज मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। एकदम हल्का है कि नहीं है? वन के क्षयवान पत्तियां और खाली स्थान जंतु का समृद्ध करते हैं, खाली स्थान का समृद्ध करते हैं। वन में जब पत्ती सड़ता है तो क्या बनता है? ह्यूमस। क्या बनता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ह्यूमस। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों की क्रिया से खाली स्थान बनता है, इसमें भी ह्यूमस होगा। अरे सूक्ष्म जीव जो हैं अपघटन करते हैं ना, तो उससे भी क्या बनता है? ह्यूमस। भूमि की जल धारण करने वाली परत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ? भूमि जहां जल धारण करता है। अच्छा इसको चलो आगे बता देंगे, ठीक है? नहीं, समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार से होती है? जो जमीन के अंदर का पानी फिर कैसे आता है दोबारा? तो भौम जल या भूमिगत जल का स्रोत क्या है? वर्षा, नदी, तालाब, झील एवं समुद्र। ये जल भूमि के अंदर संचित जल भूमिगत जल या भौम जल कहलाता है। वर्षा का पानी पृथ्वी पर आता है, जल की पृथ्वी पर बने गड्ढे तालाबों नदियों में जमा होता है और धीरे धीरे रीस करके पृथ्वी के नीचे गड्ढों में जमा होता है। भूमिगत जल नलकूपों अथवा हैंड पंपों और बोरिंग के द्वारा निकालकर सजीवों के द्वारा उनका उपयोग किया जाता है। उपयोग किए गए जल पुनः पृथ्वी पर आता है तथा नदियों, तालाबों और झीलों में जमा हो जाता है। फिर यह जल रीस रीस करके भूमिगत जल का निर्माण करता है और इस प्रकार भौम जल की पूर्ति होती रहती। ऐसा ही ना होता है? हम समझा चुके थे कि कल वल गड़ता है तो पानी कैसे आता है? उसमें रीस रीस करके आता है। कैसे आता है? जो भी जमीन का पानी है वो रीस रीस के नीचे जाता है। भौम जल स्तर के नीचे गिरने का उत्तरदायी कारक क्या है? क्या कारण है कि जमीन का पानी घटता जा रहा है? जमीन का पानी घटता जा रहा है। तो सबसे पहले वन जो कट रहा है उसके कारण वर्षा कम हो रहा है। अब वर्षा कम होने से एक कम हो, पानी की कमी हो गया ना,
औद्योगिकरण के कारण कल कारखानों में भूमिगत जल का उपयोग होता है। साथ ही नए नए ढंग के सड़कों निर्माण अत्याधिक होने से जल का रिसाव पृथ्वी के अंदर रुक जाता है। हम बताए थे उस दिन कैसे नहीं सड़क बना रहे हैं, हर तरफ ढलाई हो रहा है, उसके कारण पानी नीचे जा ही नहीं रहा है, पानी सब क्या हो जा रहा है, बह जा रहा है। सिंचाई के लिए भौमगत जल का उपयोग अधिक होने लगा। पहले नहर से सिंचाई होता था, वर्षा से होता था, अब जमीन में से बार बार ओपन कर करके पानी निकाल लेता है आदमी, तो उससे भी घट रहा है। तालाबों को खेत में बदलना। पहले पहले चाट पोखरा होता था, पोखरा के भर भर के सब आदमी क्या बना दिया, खेत बना दिया, तो पानी तो जमा नहीं हुआ। अब पानी जमा नहीं हुआ तो पनिया नीचे जाई कैसे, जमा रहेगा तबे ना, रीसेगा तबे ना नीचे जाएगा, जा ही नहीं रहा है। तो ये सब के कारण भौम जल स्तर क्या होता जा रहा है, नीचे चलता जा रहा है। पहले 20 फीट पे पानी मिलता था, फिर 40 पे, अब 250 फीट पे मिलता है। हमको लगता है कि तू लोग जब बड़ा होगा तब तक ये 500 फीट पे पानी मिलेगा। कितना पानी मिलेगा? उस समय कल गड़ाने में मान लो कि 5000 लगता था, यहाँ पे 10,000 लगता है था, अब लगता है सीधे 60-70 हजार। उस समय गलाने में शायद लगे 2-4 लाख कले गड़ाने में लग गया। घर बनाने जाइएगा तो 4 लाख कले गड़ाने में लग जाएगा, लगेगा नहीं? पनिया के नीचे स्तर नहीं गिर रहा है। पहले 40 फीट पे पानी मिल जाता था, अब हम लोगों को यहाँ पे कल गड़ाने के लिए 250 फीट गलाना पड़ा है। तो 40 ले कहाँ पहुंच गया, 250, 60-70 हजार खर्चा आ रहा है। जब 250 से 500 पहुंचेगा तो जितना नीचे जाएगा उतने खर्चा ज्यादा आता है, बुझा रहे ना? तनकी खाने में कम पैसा लगता है, लेकिन जितना नीचे जाएगा उतना नीचे तो मशीनों तो बड़ा बड़ा लाएगा, वो सब खर्चा लेगा कि नहीं लेगा? इसलिए पानी बचाओ, पेड़ लगाओ। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण के कारण जल का उपयोग बढ़ा है। सेप्टिक शौचालयों के कारण भी जल की आवश्यकता बढ़ी है। सेप्टिक शौचालय, घर में जो सेप्टी टैंक बनता है उसमें खूब आदमी पानी डालता है कि हमारा लैट्रिन साफ रहेगा, डालता है ना? अब बताओ पहले कितना बढ़िया था, 1 लोटा पानी लेके जाता था आदमी और शौच करके आ जाता था। अब 8-10 बाल्टी लग जाता है एक आदमी के लिए, तो उसके कारण भी घटा है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन भी भौम जल को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब सवाल है कि कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचा लगाने तथा रख रखाव के लिए आप क्या करिएगा, बताओ? ऐसा बगीचा लगाना है कि उसमें कम से कम पानी का प्रयोग हो, और नहीं तो क्या करोगे ऐसा कि पानी का कम प्रयोग होगा? सबसे पहले तो मेढ़ बना दो चारों तरफ कि पानी उनी जाएगा तो बहेगा नहीं। अब मान लो कि जब पेड़ है तो पेड़वा के चारों ओर ऐसे गोले गोले घेर देंगे माटी से, तो 1 बाल्टी पानी डालेंगे तो वही में न रह जाएगा। अभी ना कि ऐसा ही छोड़ दिए हैं तो 1 बाल्टी डाले होने पर सर के चल गया, तो दिक्कत है ना? तो उससे पानी का जियानी क्या होगा, कम होगा। तो किसी बगीचे के रखा रखाव है तो बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके लिए भौम जल का उपयोग किया जाता है। पाइप के माध्यम से पौधों की जड़ों में पानी दिया जा सकता है, न तो एकदम ले जाकर जड़वे में पानी डालेंगे पाइप से तो धीरे धीरे जड़वे में खाली पानी जाएगा, जिससे पानी बर्बाद ना होकर मेढ़ बना देंगे, पानी को रोक लेंगे। वर्षा जल को भी मेढ़ में एकत्रित हो जाता है। पेड़ के चारों ओर मिट्टी बांध देने से भी जल एकत्रित होता है। पेड़ के चारों ओर क्या कर देंगे, मिट्टी बांध देंगे। पानी की जड़ को प्राप्त होता है। जल का रिसाव पृथ्वी के अंदर होता रहता है, पानी इधर उधर बह करके बर्बाद नहीं होता है। बुझा गया? अगला, ऐसे 7 उत्पादों के नाम बताइए जो हम वन से प्राप्त करते हैं। तो बहुत सारे उत्पाद है, उसमें से 7 को बताना था। जैसे इमारती लकड़ियां, पहले ये सब ऊपर देखिएगा बीम उम ना लकड़ी का आता था, अब तो लोहा का आ गया, अब लोहा हटा करके ये सब डाल दिया गया। कागज बनाने में, लाशा बनाने में, शहद, मध, मसाला, पतल बनाने के लिए पतई का पतल आता था पहले, फल फूल, ऑक्सीजन, औषधीय जड़ी बूटियां, गोंद, चंदन, रेशम का कीड़ा, सौर ऊर्जा, ये सब किसका प्रयोग होता है? वन से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? ये सब वन से प्राप्त होता है। समझ में आ जाएगा? वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। क्यों? अच्छा, वन में आपको पता है कुछ खराब नहीं होता। लकड़ी एक ऐसा चीज है जो जिंदा, मुर्दा, सड़ा, गला हमेशा यूज होता है। जिंदा, मुर्दा, सड़ा, गला। जैसे जिंदा है तो आम का पेड़ है, आम मिलेगा खाने के लिए, ऑक्सीजन तो मिलवे करेगा,
आम मिलेगा खाने के लिए, पूजा पाठ के लिए पलो मिल जाता है, आम के पलो होता है। इसके बाद में जब वो दतुअन मुंह धोने के लिए, इसके बाद जब वो सूख जाएगा तो अगर वो आम के लकड़ी से हुम होता है, फिर जब बढ़िया उसका मोटा सखा है तो आम का चौखट बनवा दीजिए, पाला बनवा दीजिए, कवड़िया सड़ जाएगा, घुन जाएगा, खराब हो जाएगा तो जलावन में चलने के बाद राख हो जाएगा तो बर्तन मांज देंगे, कोयला बन जाएगा, मकिया भून जाएगा, उस पे होता है ना। तो वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। अगर मान लो सड़ गया तो ह्यूमस बन जाएगा, और मिट्टी मजबूत हो गया, और मिट्टी खाद वाला हो गया, ये सब फायदा होता है। तो वनों के घास अनगिनत जीवों के भोज्य पदार्थ हैं। वन अनगिनत जीवों का बसेरा है, वन में बहुत सारे जीव निवास करते हैं। सूखी पत्तियां, कंद मूल, मृत जंतुओं के पोषक तत्व ह्यूमस बनाने में सहायता करता है, जिससे मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ बनती है। यह पौधों के पोषण में सहायक होता है। वनों के पौधे CO2 ग्रहण करते हैं और O2 गैस को क्या करते हैं, जो जंतुओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। लकड़ियां, गोंद, शहद, पत्तियां, जड़ इत्यादि सब हम वन जीवों के लिए बहुत उपयोगी हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वन में हर एक चीज क्या होता है, उपयोगी होता है, कोई भी चीज खराब नहीं होता है। बुझा रहा है। अगला सवाल, आप घटक किसके कहते हैं? अरे वो है जो सड़ा देता है, गला देता है, मुआ देता है, उसी को क्या कहा जाता है? प्रकृति में मौजूद ऐसे सूक्ष्म जीव जिसे माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है, वे पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस से परिवर्तित करते हैं, आप घटक कहलाते हैं। जीवाणु, कवक तथा फफूंदी, यह अपघटक वनों में से मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त करते रहते हैं। इसके बाद पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों को मूल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। मृत जंतु गिद्ध, कौआ, गीदड़ और कीटों का भोजन बन जाते हैं, और इस प्रकार वनों में पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बनाए रखने में वन के योगदान को समझाएं। अब बताओ, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने में कौन रखा है? वन है ना। ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है, वो छोड़ता है कि खींच लेता है? खींच लेता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, और ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, वहां से छोड़ते हैं। यह ऑक्सीजन गैस वातावरण में चला जाता है। जीव जंतु श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाता है, जो लगातार क्रिया चलती रहती है। इस प्रकार वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता। तो ये सब है पूरा। इस तरह से आप लोगों का ये एक्सरसाइज द एंड हो गया। बुझा रहा है ना? साइंस का पहला चैप्टर खत्म हो गया। बुझाया ना? हैं? वन में कुछ व्यर्थ होता है? कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। वन में सब कुछ सही होता है। बुझा रहे हैं?